दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट पे ब्रेक लग गया, लेकिन बड़ी तेजी नहीं बन पाई। सुज़लॉन एनर्जी वही स्टॉक है जो 2020 के बाद जब दौड़ने लगा था तो बहुत ही कम समय में उसने ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न दिया और सबको यही लग रहा था कि ये स्टॉक ऐसे ही दौड़ते हुए आने वाले समय अपनी पुरानी हाई यानी 400 के आसपास पहुंचेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्टॉक आ गया नीचे और यहाँ पे लगातार गिरा है। अब बात ये है कि सुज़लॉन अकेला नहीं गिर रहा है, जितने भी ऐसे स्टॉक जो पिछली बार दौड़े थे वो सारे नीचे। रेलवे के शेयर जो तूफानी तेजी से दौड़े थे, सारे के सारे रेलवे शेयर इस समय नीचे आ गए, जबकि वो सरकारी कंपनियां हैं, बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन शेयरों की प्राइस नीचे है। अब ऐसे में आगे की क्या उम्मीद बन रही है? तो सुज़लॉन एनर्जी ने अपना नया जीवन शुरू कर दिया है, यानी सुज़लॉन का 2.0 शुरू हो चुका है। अब कंपनी सिर्फ विंड एनर्जी तक यहाँ पे सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कंपनी अब पूरी तरह से रिन्यूएबल सेक्टर की बड़ी कंपनी बनने की तैयारी कर रही है। ऐसे में क्या आने वाले समय कुछ बेहतर होगा? यहाँ पे ब्रोकेज हाउस फिर भी सुज़लॉन को लेकर बुलिश है। जीएम फाइनेंशियल ने अपनी नई रिपोर्ट जारी की है। क्या कहना है उनका, वो उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें, 43.34 पर क्लोजिंग देखने को मिली, 0.37% की तेजी के साथ। तो शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी, जो क्लोजिंग कल थी वहीं पर हुई। इंट्राडे में आप देखें 42.87 का इसने लो बनाया, बिल्कुल अपने 52 वीक के लो पर गया ये स्टॉक, देख सकते हो। वहां से बाउंस बैक दिया और आप देखो कि फिर से एक पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे, 44 की तरफ स्टॉक आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये 44 का स्तर पिछली बार भी आया था, अब समझो महीने 2 महीने पहले। उसके बाद में स्टॉक एक बार 50 को क्रॉस कर गया, फिर गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ क्योंकि बाजार में जबरदस्त गिरावट हुई थी, जिससे स्टॉक आ गया नीचे। लेकिन अब उम्मीद फिर से बनने लगी है। तो इसका रिटर्न देखें तो लगातार कमजोर साबित हुआ। पिछले एक दिन में यहाँ पे देखें तो 2.15% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे 6.31% की गिरावट हो चुकी है, यानी जिसने भी सप्ताह भर पहले निवेश किया उसको यहाँ पे भारी नुकसान हो रहा है। वैसे 1 मंथ का भी रिटर्न है वो 5.51% निगेटिव है। 3 मंथ की बात करें यहाँ पे 20.32% के आसपास की बड़ी गिरावट हो चुकी है और पिछले एक साल में भी उतनी ही 20.89% की गिरावट है। यानी लगभग अगर आप देखें तो पिछले एक साल में जिसका भी निवेश हुआ है उसको सिर्फ लॉस ही लॉस मिल रहा है सुज़लॉन में। लेकिन जिसने भी 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको अभी भी बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, 474% का शानदार रिटर्न। और 5 ईयर के हिसाब से, कोविड काल के हिसाब से तो 650% का जबरदस्त रिटर्न मिला है, क्योंकि स्टॉक आपको पता है 2 रुपए के आसपास था। अब वो स्टॉक आप देखें तो अभी भी बेहतर है उन लोगों के लिए जिसने लॉन्ग टर्म में निवेश किया है। लेकिन नुकसान तो उनको भी हुआ है, क्योंकि स्टॉक 86 तक चला गया था। अगर वो 86 के आसपास बेचते तो उनको भारी फायदा होता, लेकिन वो स्टॉक ऊपर के लेवल से आधी कीमत पे आ गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही कि ट्रम्प टैरिफ को लेकर एक नया फिर से फैसला आ गया है। एक तरफ तो यूएस की सुप्रीम कोर्ट जो है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को इलीगल घोषित करके खारिज कर दिया। तो अब डोनाल्ड ट्रंप नए नए तरीके निकाले टैरिफ लगाने के, और अब की बार इन्होंने सीधा सोलर के ऊपर 126% का जबरदस्त टैरिफ लगा दिया है। तो इंडिया से जो सोलर इंपोर्ट होंगे उनके ऊपर अब 126% का टैरिफ लगेगा। और जब जैसे कि आपको पता ही होगा कि सुज़लॉन भी अब सोलर सेक्टर में एंट्री कर चुकी है, यानी आने वाले समय उनको अमेरिका के बाजार में अपना कारोबार करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया गया है। तो ये जो टैरिफ बम फोड़ा है इंडिया के ऊपर, उनका कहना है कि भारत जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग में गलत तरीके से सब्सिडी दे रहे हैं, जिससे उनकी जो कॉस्ट हो जाती है वो कम हो जाती है, जबकि अमेरिका की जो कंपनी है उसको फिर उसके साथ में वो कंपटीशन नहीं कर पाएगी जब सस्ता सब्सिडी के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग होगा इंडिया में सोलर। तो इंडिया के अलावा इंडोनेशिया और लाओस पर भी इन्होंने टैरिफ लगा दिया है। तो उनका ये मानना है अमेरिका का कि भारत सरकार की जो कोशिश है वो अपने सस्ते में एक तो लोन उपलब्ध कराते हैं, कंपनियों को टैक्स में छूट देते हैं, और जो बिजली खर्च होते हैं उसके ऊपर भी उनको रियायत देते हैं, जिससे जो इंडिया में बनने वाले पैनल है वो अमेरिका से सस्ते हो जाते हैं, और इसी वजह से अमेरिका की जो कंपनियां उनका मुकाबला नहीं कर पा रही है, उनको घाटा हो रहा है। ये उनका कहना है, इसी वजह से उन्होंने भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। तो यहाँ पे इंडोनेशिया के ऊपर पहले 86% था, जिसको बढ़ा के 143% कर दिया है। वही लाओस को भी 81% का भुगतान करना पड़ेगा, टैरिफ लगा दिया गया सबने। तो 3 देशों के ऊपर टैरिफ लगाया गया है।
इससे पहले देखें तो चीन की कंपनियों पे ऊपर भी टैरिफ लगाया था, तो चीन की कंपनियों ने दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने बहुत सारे देशों में प्रोडक्शन शुरू किया, जिसमें कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड। जब उन देशों के ऊपर भी आप देखें टैरिफ लगाया, तो उन्होंने फिर से अपने यहाँ से ही प्रोडक्शन शुरू किया। तो आप देख सकते हो इस बार जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया वो भारत, इंडोनेशिया और लाओस के ऊपर लगाया है। अब इसका असर क्या होगा? तो देखो कि सोलर टैरिफ लगाने से अमेरिका में इम्पोर्ट जो पैनल है वो काफ़ी महंगे होने वाले हैं। भारतीय सोलर कंपनियों की कीमत अमेरिका में 126% टैरिफ हाइक के बाद दुगनी से ज़्यादा हो जाएगी। इसका असर होगा कि घरों और कमर्शियल सोलर इंस्टॉलर की कीमत पे निगेटिव असर होगा, उसकी कमी आ जाएगी। दूसरा जो सिटी ग्रुप के एनालिस्ट का कहना है कि भारी भरकम सोलर टैरिफ भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका के बाजारों से पूरी तरह से बाहर कर सकते हैं। भारत के कुल सोलर निर्यात का 95% हिस्सा अमेरिकी बाजार में पहुंचता है। इसके बाजार के छिदने से भारतीय कंपनियों के आय में बड़ी गिरावट आ सकती है। यानी जो सोलर बनाने वाली कंपनियां उनको भारी झटका लग सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा बाजार है अमेरिका उनके लिए। तो सवाल ये निकल के आता है कि अमेरिका ने अभी ही हमारे साथ एक जो टैरिफ डील की है, उसके बाद में आप देखिए इस तरह से जो इन्होंने एक बड़ा टैरिफ जो लगा के उस डील को साइडलाइन करने की भी अब कोशिश दिखाई दे सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये किया है, इंडिया भी कुछ ऐसा फैसला कर सकता है। तो आने वाले समय फिर से कुछ टकराव की स्थिति बन सकती है। अब यहाँ पे रिसेंटली करेक्शन के बाद ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने वापस नई रिपोर्ट अपनी जारी की है, और उन्होंने इसकी जो वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो काफ़ी फेयर लग रही है, और इन्होंने यहाँ पे बाय की रेटिंग दी है। तो यहाँ ने अपने टारगेट को बढ़ा दिया है। जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि स्टॉक आने वाले समय काफ़ी बेहतर कर सकता है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो करेगा। तो यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि जो करंट लेवल है वो 25x फाइनेंशियल 2028 के ईपीएस के हिसाब से। तो देखिए फाइनेंशियल 2026 के अंदर 2.5 गीगावाट की, और 27 में 3 गीगावाट, और 28 तक 3.2 गीगावाट की डिलीवरी कंपनी कर पाएगी। यानी बिजनेस है जो लगातार साल दर साल ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि अ, पिछले अगर हम टोटल 7 क्वार्टर की बात करें तो 3 को छोड़ के बाकी क्वार्टर में 175 मेगावाट की ही डिलीवरी हो पाई है। तो इससे बात समझ में आ रही है कि चैलेंजेस अभी भी है, जिसमें बहुत सारे रास्ते अभी भी रुकावट है, जैसे कि जमीन अधिग्रहण का मामला हो या फिर ग्रिड कनेक्टिविटी का मामला हो, जिसको अभी भी उसके लिए प्रॉब्लम आ रही है। विंड एनर्जी को इसके रास्ते निकालने होंगे, तब जाके जो भी है ये मामला पटरी पे आएगा और सुजलॉन और बेहतर कर पाएगा। लेकिन इस समय जो प्राइस है वो काफ़ी फेयर पे है, तो यहाँ से बढ़ने की उम्मीद तो बिल्कुल दिख रही है। जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि कंपनी ने अभी रिसेंटली एक बड़ा फैसला किया। इन्होंने अंबुजा सीमेंट के फॉर्मर एमडी को, अजय कपूर को, कंपनी में नया सीईओ अपॉइंट कर दिया है जेपी चलसानी की जगह पे। तो काफ़ी अनुभवी व्यक्ति अदानी ग्रुप से इन्होंने लाए, जो कंपनी के कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे। उनके पास बहुत सारा अनुभव है। और अब जेपी चलसानी का हो गया है प्रमोशन, और उनको देख सकते हो कि जो नई ग्रुप एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई है उसका हेड बना दिया गया है। तो देख सकते उनके पास भी अब शक्ति आ गई है, वो डायरेक्ट जो एमडी के साथ में ही अब संपर्क में रहेंगे। तो इस तरह से सुजलॉन का 2.0 शुरू हुआ है। तो यहाँ पे 2.0 विजन के तहत नई लीडरशिप लाई जा रही है, नए फैसले लिए जा रहे हैं, बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। यानी अब विंड से सोलर सेक्टर में भी एंट्री होगी, एनर्जी स्टोरेज में भी एंट्री होगी। तो आने वाले समय लग रहा है कि जेएम फाइनेंशियल को कि ये बिजनेस और तेजी से बढ़ेगा और संभावना पॉजिटिव बनेगी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस इसमें खरीदारी जम के कर रहे हैं। ये देख ही सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग तो यहाँ पे 11.73% जो अनचेंज है, और यहाँ पे देख सकते हो कि एफआईआई ने होल्डिंग को बढ़ा दिया है। 22.70% की होल्डिंग थी Q2 में, जो 3 में देख सकते हो कि 23.73% हो चुकी है। और एफआई की संख्या भी बढ़ चुकी है, पहले 763 जो बढ़ के 773 हो चुके हैं। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग हल्की सी कम हुई है, 4.91% थी पहले, जो अब 4.82% हुई है। लेकिन अभी रिसेंटली जनवरी महीने में फिर से म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी बढ़ गई है। वैसे म्यूचुअल फंड की संख्या भी बढ़ी है, 32 पर थे पहले, जो 34 हो गए दिसंबर क्वार्टर में। इस बार बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री किया है। यहाँ पे जो बड़े फंड हाउस इंडिया के डीआईआई ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। 32.84% की होल्डिंग थी, जो 32.96% हो गई दिसंबर में। तो सब होल्डिंग बढ़ा, तो कम किसकी हो रही है? आपको नेचुरली सीधी बात है, ये होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर की कम हो रही है। वो डर के यहाँ पे शेयर बेच रहे, बड़े फंड हाउस खरीदारी करे। ये इस बात को आप समझ ले, ये स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा आपको झटका दे सकता है, और आप सोचेंगे ये ऐसा कैसे हो गया। इसीलिए आपको इसमें धैर्य के साथ बने रहना है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।